नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। सेक्शन 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। अब उसके आगे की प्रोसेस अपन देखते हैं कि न्यायालय के समक्ष मान लो वो उपस्थित हो गया। नंबर 1, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाला न्यायालय द्वारा आश्रित है, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। ठीक है, यदि पुलिस आयुक्त या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या आयुक्त ने उसकी गिरफ्तारी की है और उनको लगता है कि जो मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति चाहा गया था, जिसकी गिरफ्तारी का वारंट है और वही व्यक्ति है, तो वो उस न्यायालय के समक्ष उसको उपस्थित भेजने का निर्देश देगा। 81 में परंतु भी लिखा है। परंतु है यदि अपराध अजमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार है और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक, आयुक्त का समाधान हो जाए, या वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित हैं और ऐसा व्यक्ति ऐसा निर्देश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसी जमानत या प्रतिभूति लेगा और बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था। मतलब जो पुलिस अधीक्षक है या कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या आयुक्त है जिनने उसको गिरफ्तार किया है और वो जमानती है, मामला जमानती है, या जिस मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय द्वारा वो वारंट जारी किया गया था उसमें पृष्ठांकित 71 के अंदर प्रतिभूति लेने का, तो उसके आधार पर यदि वो व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, प्रतिभूति देने को तैयार है, बंद पत्र पर तैयार है, तो वो उसकी रजामंदी पे प्रतिभूति ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे और उसका पृष्ठांकन बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देंगे जिसने वारंट उसका जारी किया था। वहीं एक और परंतु है इसमें, परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानती है तो धारा 437 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। मतलब अब एक और कंडीशन उन्होंने डाल दी है। यदि कंडीशन ऐसी है कि मामला अजमानती है तो सेक्शन 437 के उपबंध जो हैं, जमानती उपबंध हैं CRPC के अंतर्गत, उनके अंदर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 78 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी देंगे और दस्तावेजों पर विचार कर लेंगे कि वो छोड़ने लायक है या नहीं। पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। उसको उस कंडीशन में भी उस न्यायालय या उस स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत जहाँ पे उसकी गिरफ्तारी की गई थी, वहाँ के सेशन न्यायाधीश द्वारा विचार करने के बाद या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचार करने के बाद 437 के उपबंधों को अधीन रहते हुए उसकी जमानत ली जा सकती है और वहाँ पे भी उसको विधिपूर्ण होगा कि उसे छोड़ दिया जाए। क्लॉज 2 है, इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली ना समझी जाएगी। और इसमें जो सेक्शन, इसमें कोई मतलब 71 के अंतर्गत जो प्रतिभूति है उसके अंतर्गत प्रतिभूति लेने से रोकने वाली कोई बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन था हमारा 81। नाउ अध्याय 6 भाग 3 C, उद्घोषणा और कुर्की। सेक्शन 82, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। जो व्यक्ति फरार हो जाते हैं उनके लिए उद्घोषणा की जाती है और वो किस तरह की होगी वो हम देखते हैं। नंबर 1, यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, मतलब न्यायालय ने साक्ष्य लिया हो या बिना लिए, यह विश्वास करने के कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है, मतलब जिस न्यायालय ने जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया है वो फरार हो गया है, भाग गया है, अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होगा, हाजिर होगा। मतलब वो क्या करेगा, न्यायालय को लग रहा है कि वो फरार हो गया है, छुपा रहा है, तो ऐसी उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट स्थान पे और समय पर प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के पश्चात की होगी, वो उपस्थित हो, ऐसी उद्घोषणा जारी करेगा। उस उद्घोषणा में क्या होगा, उद्घोषणा में लिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी नंबर 1, 2 का क्लॉज 1 का
वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाए, मतलब उस स्थान में पढ़ी जाएगी जहाँ पे व्यक्ति उस ग्राम में या नगर में रहता है। वह उस गृह वासस्थान की जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर ऐसे नगर या ग्राम के किसी ऐसे स्थान पर लगाई जाएगी स्थान पर पढ़ी जाएगी, ठीक है। जो उसकी एक प्रति उस न्यायालय के अंतर्गत सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी जो उसका पटल है। न्यायालय ठीक समझता है तो वह निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में जो पेपर है पब्लिश होता है या दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहाँ ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, अगर स्थान में सुनाई जाएगी, पढ़ के सुनाई जाएगी, स्थान में लगाई जाएगी, न्याय सदन पे लगाई जाएगी, वहाँ पे जो जारी के कोई पेपर प्रकाशित होता है उस प्रकाशित पेपर में उस पेपर के अंदर प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा थर्ड क्लॉज है, उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई है। मान लो प्रकाशित कर दी गई है उद्घोषणा, तो ये माना जाएगा कि उस दिन उन अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए वो उद्घोषणा प्रकाशित कर दी गई है और उसको प्रकाशित मान लिया जाएगा। 4 है, जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 302, धारा 304, धारा 364, धारा 367, धारा 382, धारा 392, धारा 393, धारा 394, धारा 395, धारा 396, धारा 397, धारा 398, धारा 399, धारा 400 तथा धारा 402, धारा 436, धारा 449 और धारा 459 या धारा 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। मान लो सेक्शन जो आईपीसी के अंतर्गत दे रखे हैं, इन सेक्शंस के अंतर्गत वो अपराधी है, दंडनीय अपराध का अपराधी है, अभियुक्त के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान या समय पर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय ऐसे जांच करने के बाद ऐसे व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है और ऐसी घोषणा कर सकता है। वहीं क्लॉज 5 है, उपधारा 2 और 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं। मतलब जैसे भी उद्घोषणा हो रही है वो सारे के सारे ये माने जाएंगे कि उद्घोषणा प्रॉपर हुई है। घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उस घोषणा को लागू हुए हैं। मतलब कि जो भी हुआ है वो सारा का सारा न्यायालय के द्वारा हुआ है और न्यायालय ने उसको अपराधी घोषित कर दिया है तो वो भी घोषणा के माध्यम से घोषित अपराधी कहलाएगा, उद्घोषित अपराधी कहलाएगा। सेक्शन 83, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। जो व्यक्ति फरार हो गए हैं उनकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है तो वो सेक्शन 83 बताता है कि कैसे की जाएगी। क्लॉज 1 कहता है, धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय जिस न्यायालय ने उद्घोषणा जारी की है ऐसे कारणों से जो लोग लेखबद्ध किए जाएंगे वो कारण को लेखबद्ध करेंगे क्यों उद्घोषणा जारी की है ना। उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या अस्थावर संपत्ति अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। कौन? वो उद्घोषणा जारी की है जिस न्यायालय ने, है ना, लेखबद्ध करेगा कारणों को और किसी भी समय पश्चात उद्घोषित व्यक्ति की जंगम मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल प्रॉपर्टी किसी को भी वो कुर्क कर सकते हैं, कुर्की का आदेश दे सकते हैं। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है, मतलब इसमें प्रोविजो है, यदि न्यायालय को ये समाधान कराया जाता है शपथ पत्र पे, वह व्यक्ति से संबंध उद्घोषणा निकाली जाती है, उसका न्यायालय का समाधान हो जाता है। क्या समाधान हो जाता है? नंबर 1, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का वयन करने वाला है। तो न्यायालय को लगता है कि वो व्यक्ति जो फरार व्यक्ति है अपनी किसी संपत्ति का या किसी भाग का को बेचने वाला है, वयन करने वाला है, डिस्पोज ऑफ करने वाला है, तो
अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है। मतलब वो यदि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको या समस्त संपत्ति को वहाँ से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश भी दे सकता है। तो वो उद्घोषणा जारी कर रहा था संपत्ति के बारे में, अब वो उसकी कुर्की का भी आदेश दे सकता है। साथ ही साथ उद्घोषणा तो की है, अब साथ में कुर्की का आदेश सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि उस संपत्ति का व्ययन करने वाला है या डिस्पोज ऑफ करने वाला है या उस संपत्ति को उस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से हटाने वाला है। तो न्यायालय को लगता है तो वो उसका कुर्की का आदेश भी दे सकता है। वहीं क्लॉज 2 है, ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा, और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दिया जाए। मतलब न्यायालय की सीमा के अंतर्गत आने वाले कोई भी संपत्ति की कुर्की वो कर सकता है। इसके अलावा यदि स्थानीय सीमा से बाहर की कोई संपत्ति है उसको कुर्क करना है तो उससे संबंधित निर्देश या पृष्ठांकन उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष पृष्ठांकन में वो दे देगा, पृष्ठांकित कर देगा, उनको सूचना दे देगा, तब उस स्थान की संपत्ति की कुर्की भी वो करा सकता है। ये सेक्शन 83 था, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। वहीं क्लॉज 3 है इसका 83 का, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य संगम संपत्ति हो तो उस धारा के अधीन कुर्की। ऋण है या अन्य जंगम संपत्ति है तो इस धारा के अधीन कुर्की कैसे की जाएगी? अभिग्रहण द्वारा की जाएगी। ऋण है तो अभिग्रहण कर लिया जाएगा, उसको ले लिया जाएगा। रिसीवर की नियुक्ति कर दी जाएगी उस संपत्ति पे, अथवा उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, उस व्यक्ति को, जो उद्घोषित व्यक्ति है उसको या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिधान करने या लेने देने या का सबका प्रतिषेध कर दिया जाएगा, लिखित आदेश ऐसा जारी कर दिया जाएगा। इन रीतियों में से सब यकीनी 2 से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। जो रीति हैं इनमें से सभी के द्वारा या किसी 2 के द्वारा ऐसी रीतियों से वो की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। 4th है, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में यदि भूमि है और उसमें राजस्व देने वाली भूमि की दशा में है तो कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें भूमि स्थित है, और अन्य दशाओं में है तो कब्जा लेकर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि संपत्ति की कुर्क की गई है, वो संपत्ति भूमि है जो जिसमें राजस्व दिया जाता है, तो राज्य सरकार के माध्यम से या उस भूमि को जिसमें राजस्व दिया जाता है कलेक्टर को सूचना दे के माध्यम से उस भूमि को कुर्क किया जाएगा। और अन्य दशाओं में क्या करेंगे? कब्जा ले लेंगे उस संपत्ति का, रिसीवर की नियुक्ति कर दी जाएगी, अथवा उद्घोषित व्यक्ति है उसके निमित्त किसी भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध कर दिया जाएगा, लिखित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इन रीतियों में से किन्हीं में से 2 की जाएगी, किन्हीं 2 से की जाएगी, या जैसा न्यायालय ठीक समझे। सब या किन्हीं में 2 से की जाएगी, मतलब जो इतनी सारी रीतियाँ हैं उनमें से कोई 2 या सब रीतियों से ये पालन कराया जाएगा। न्यायालय ठीक समझता है वैसा करेगा। क्लॉज 5 है, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीव धन है या विनिश्वर प्रकृति की, जीव धन है मतलब कोई जीव जंतु है, या विनिश्वर प्रकृति की जो नष्ट होने वाली है, यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है, और यदि समय विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। मतलब यदि कोई विनिश्वर संपत्ति है, कोई जीव धन है तो और विक्रय के अधीन है तो उसको बेच दिया जाएगा, उसके जो आगम हैं वो न्यायालय में सुरक्षित रहेंगे, न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे, उनको बेच दिया जाएगा क्योंकि वो नष्ट होने वाली है संपत्ति या कोई जीव धन है। ठीक है। क्लॉज 6 है, उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियाँ, जो इस धारा के अंतर्गत सेक्शन 83 के अंतर्गत जो रिसीवर नियुक्त किया जाएगा उसकी शक्तियाँ, उसके कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो एक सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 का 5 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत जो रिसीवर को पावर दी गई हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं उसके वैसे ही होंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नियुक्त रिसीवर के होते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉज 83 था जो हमने देखा।